नागौर, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पोता अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी ये छलावा क्या होता है? क्या ये भूत होता है? दादाजी कहते हैं कि बेटा, भूत और छलावा एकदम अलग होते हैं। पोता पूछता है, दादाजी ठीक से बताओ ना, कैसे अलग होते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो तुम्हें अपने गांव की 2 कहानियां सुनाता हूं, जिससे तुमको ठीक से पता चल जाएगा कि तुमने किस खतरनाक और धोखेबाज शक्ति का जिक्र किया है। पहला किस्सा तो हमारे गांव के पंडित जी का ही है, जिनका नाम हरिहर शास्त्री था। वो आसपास के गांव के सबसे जाने माने पंडित थे। लगभग सभी उन्हें अपने मांगलिक कार्यों में पूजा कराने के लिए बुलाया करते थे। उनका गांव में ही एक छोटा सा कच्चा घर था और उस घर की चौखट के आगे एक छोटा मंदिर पंडित जी ने बनवा रखा था, जिसमें उनकी पत्नी नियम से पूजा किया करती थी। पंडित जी जहां भी विवाह या कोई पूजा करवा कर आते तो लोग उनको दक्षिणा के रूप में वस्त्र अथवा भोजन देकर ही विदा करते। विवाह समारोह में कभी कभी ज्यादा रात भी हो जाया करती थी और रात को गांव में सवारी वाला वाहन मिलना संभव नहीं था, इसलिए पंडित जी ने एक साइकिल ले रखी थी। वो उसी से हर समारोह में आते जाते थे। एक रात की बात है, वो एक विवाह समारोह से सभी सामग्री जैसे मिठाई, फल, भोजन, दक्षिणा और वस्त्र लेकर अपनी साइकिल से आ रहे थे। रात काफी घनी हो चुकी थी। 1:30 से 2 बजे रात का वक्त रहा होगा। वो जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक छोटा सा बकरी का मेमना उनकी साइकिल के आगे अचानक से भागते हुए आ गया। पंडित जी ने एकदम से साइकिल के ब्रेक लगाए, जिससे वो मेमना साइकिल के नीचे आने से बच गया। पंडित जी ने देखा कि मेमना सुरक्षित है और उसको कोई चोट नहीं आई है। ये देख पंडित जी की जान में जान आई कि वो छोटा सा मेमना ठीक है। पंडित जी ने चैन की सांस ली और मेमने की तरफ देखा तो वो मेमना बिल्कुल डरा नहीं था। वो भी पंडित जी को देखे जा रहा था। पंडित जी ने उसको देखा तो वो उस मेमने के आकर्षण में आ गए। मेमने का रंग चिट्टा सफेद था। वह इतना कोमल, मासूम और प्यारा लग रहा था, जैसे मानो कोई चीज उस मेमने की तरफ पंडित जी को खींच रही हो। पंडित जी के मन में उस मेमने को घर ले जाने का विचार आने लगा। बस फिर क्या था, वो मेमने को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़े तो मेमना भी उनकी तरफ बढ़ गया, जिससे पंडित जी ने उस मेमने को आसानी से पकड़कर अपनी साइकिल के पीछे बांध लिया और उस जंगल से अपने गांव की तरफ बढ़ गए। पंडित जी काफी खुश थे कि मिठाई, कपड़े, भोजन के साथ ये मेमना जब बच्चे और घरवाली देखेगी तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। ऐसे विचारों से पंडित जी जंगल का आधा रास्ता पार कर चुके थे। थोड़ा सा और आगे चलकर उनको अचानक से साइकिल काफी भारी लगने लगी। साइकिल के पैडल खींचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने साइकिल की पिछली सीट की तरफ मुड़कर देखा तो उनकी जान हलक में आ गई। पिछली सीट पर उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक कोमल सा सफेद रंग का मेमना बांधा था। उसकी जगह अब एक चितकबरे रंग का बड़ा सा बकरा आ गया था। पंडित जी के होश तो उड़ गए थे। उनको समझते देर न लगी कि ये एक शैतानी शक्ति है जिसको छलावा कहते हैं और मैं अब इसके खेल में फंस चुका हूं। फिर भी उन्होंने अपने हौसले और समझदारी से काम लिया कि अगर मैं अभी साइकिल से उतरकर भागने लगा तो अभी जंगल का रास्ता थोड़ा सा लंबा है और इस छलावे ने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरी मौत निश्चित है। इसलिए मुझे अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है और घर की तरफ बढ़ते जाना है। बाकी सब अपने ईश्वर पर छोड़ना है, क्योंकि अब वही मेरी जान बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने साइकिल खींचना जारी रखा और बस मन में भगवान का जाप करते हुए उस जंगल को पार कर लिया और अपने गांव की सरहद में पहुंच गए। पंडित जी इतनी दूर से तेज साइकिल चलाने की वजह से हांफ रहे थे। उनका सांस फूल रहा था और उनका दिल इतने जोर से धड़क रहा था मानो जैसे उनके सीने को फाड़कर अभी जमीन पर गिर जाएगा। मगर वो कहते हैं ना, जब जान पर बन आए तो जान बचाने के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो इंसान पीछे नहीं हटता। बस ऐसे ही यहां देखने को मिल रहा था
पंडित जी को अब गांव में घुसकर अपना घर दूर से दिख रहा था, जिसकी दूरी लगभग 200 मीटर रही होगी। पंडित जी की अब जान में जान आने लगी थी। वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे और अब उनकी घर से दूरी 100 मीटर रह गई थी। वो भगवान का भी धन्यवाद कर रहे थे कि अब लगता है मैं बच जाऊंगा। पंडित जी अब घर के एकदम सामने थे और घर से उनकी दूरी बस 50 मीटर रह गई थी। मगर अब यहां उनकी साइकिल के पिछले टायर पर जैसे मानो किसी ने पहाड़ रख दिया हो। साइकिल वहीं जाम हो गई। पिछला टायर रिम सहित पूरा मूड गया और पंडित जी भी पास ही में जा गिरे। उनको साइकिल के पीछे किसी बड़े जानवर के होने का एहसास हुआ, मगर उनको अब वहां नहीं रुकना था। तो पंडित जी सरपट अपने घर की तरफ भागे। वो जानवर भी पीछे भाग लिया। पंडित जी ने अपने घर के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू किया। उनकी पत्नी उनके इंतजार में जगी हुई थी, तो उन्होंने झट से दरवाजा खोल दिया और पंडित जी अपनी अच्छी किस्मत को लेकर अंदर आ गए। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आप क्यों हाँफ रहे हो? आप ठीक तो हो? मगर पंडित जी ने बिना एक भी शब्द कहे हल्की सी अपनी खिड़की खोलकर उस छलावे को देखा, तो वो अब एक काले भैंसे का रूप धरकर उनके आंगन के बाहर ही खड़ा दिख रहा था और गुस्से में फुनकारे मार रहा था। उनकी साइकिल दूर टूटी पड़ी दिख रही थी और विवाह से मिला सारा सामान जमीन पर बिखर कर खराब हो गया था। मगर पंडित जी को इसका कोई मलाल नहीं था। उनको अपनी जान बचने की बहुत खुशी थी और वो भगवान को बार बार धन्यवाद किए जा रहे थे कि अगर आज उनका साथ और उन पर विश्वास न होता तो उनके जैसा सामान्य व्यक्ति इतनी लंबी लड़ाई अकेला नहीं जीत पाता। कुछ देर बाद देखा तो वो भैंसा वहां से जा चुका था। तब पंडित जी के मन में एक सवाल आया कि मेरे साइकिल से गिरने के बाद जब वो भैंसा मेरे पीछे भाग रहा था और मुझसे 2 हाथ दूरी पर ही था, मुझे दरवाजा खुलवाने में भी थोड़ा समय लगा था। अगर वो जरा सा और आगे आ जाता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मगर ऐसा हुआ क्यों नहीं? वो छलावा मेरे पीछे दरवाजे तक आया क्यों नहीं? इसी सवाल को लेकर पंडित जी घर के सामने वाले आंगन में नजर दौड़ा रहे थे कि उनकी नजर उनके बनाए उस मंदिर पर पड़ी जिसमें रोज उनकी पत्नी पूजा करती थी। और उनको जवाब मिल गया कि वो मंदिर एकदम जागृत था और कोई शैतानी शक्ति या कोई नकारात्मक ऊर्जा उस मंदिर के पास से होकर नहीं जा सकती। इसलिए वो भैंसा, वो छलावा उस मंदिर से दूर रहा, जिससे मुझे अपने घर में घुसने का और आगे जीवन जीने का समय मिल गया। दादाजी कहते हैं कि बेटा, ये थी शैतानी छलावे की पहली कहानी, अब तुम सो जाओ। मगर पोते को तो अब मजा आने लगा था कि ऐसे कमाल की सच्ची कहानी अगर एक और हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। पोता बोला कि दादाजी, आपने शुरू में कहा था कि 2 कहानियां हैं, इसका मतलब अभी एक कहानी और बची हुई है। तो दादाजी एक और कहानी सुनाओ ना। बस एक और सुना दो। दादाजी पोते के इतना कहने से दादाजी को मानना ही पड़ा और दूसरी कहानी दादाजी ने शुरू कर दी। यह कहानी हमारे गांव के प्रसिद्ध पहलवान, जिसका नाम पृथ्वी पहलवान था, उसकी है। वो हमारे गांव ही नहीं, आसपास के सभी गांव में सबसे बड़ा पहलवान था। वो आज तक किसी से नहीं हारा था। कोई भी पहलवान उससे कुश्ती लड़ने से कतराता था और उसके सामने कुश्ती लड़ने की हिम्मत उस समय किसी पहलवान में नहीं होती थी, तो फिर आम लोगों की तो बात ही नहीं कर सकते। पृथ्वी के परिवार की खेती बाड़ी की काफी जमीन थी जिस पर उनका परिवार खेती करता था। उनके परिवार ने काफी बड़ा घर रहने के लिए बनाया हुआ था, जिसमें अंदर वाले हिस्से में कमरे बने हुए थे और बाहर वाले हिस्से में उनके पशु बंधते थे। और काफी सारी जगह वहां पशुओं के बढ़ने के बाद भी खाली रह जाती थी, जिसको वो घेर कहते थे। इसी घेर में पृथ्वी पहलवान सोया करता था, बाकी घर वाले अंदर कमरों में सोते थे। पृथ्वी की अभी शादी नहीं हुई थी और न ही उसको कोई काम की फिक्र थी। उसको तो उसके परिवार ने बस पहलवानी के लिए छोड़ा हुआ था और वो पहलवानी में निपुण और कुशल भी था, इसलिए उसका डंका पूरे जिले में बजता था। पृथ्वी को सुबह उठकर कसरत करना, पूरे दिन खाना और रात को उस खाली मैदान यानी कि घेर में सो जाना, बस इतनी ही पृथ्वी की दिनचर्या थी। ऐसे ही वो एक रात सो रहा था। 1 बजे का समय था
उसके कान में एक आवाज गूंजने लगी, जिसको सुनकर वो गुस्से में उठ गया। उसने देखा कि एक 50 साल का आदमी उसका नाम लेकर उसको उठा रहा था। पृथ्वी ने उससे पूछा कि कौन है तू और तुझे क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम ब्रह्म है। मैं पास के गांव से तुम्हारे पहलवानी के किस्से सुनकर आया हूं। तुमसे मिलने आया हूं। मैं दिन में शहर जाकर काम करता हूं, इसलिए रात को ही मेरे पास समय रहता है। पृथ्वी ने पूछा कि तुझे आखिर मुझसे क्या चाहिए? ब्रह्म ने कहा कि मुझे तेरे साथ कुश्ती करनी है और तेरी पहलवानी का गुरूर तोड़ना है, क्योंकि मुझे तो तू कोई बड़ा पहलवान नहीं नजर आता। पृथ्वी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा तो उसकी कद काठी एकदम सामान्य थी और कहीं से भी वो पहलवान नहीं लग रहा था। पृथ्वी को नींद बीच में टूटने का गुस्सा तो था ही, साथ में उसने पृथ्वी को ललकार के पृथ्वी की सब्र की सारी सीमाएं भी तोड़ दी थीं। इसलिए पृथ्वी ने सोचा, 2-4 मिनट की बात है, अभी इसको ऐसा उठाकर पटकूंगा कि भागता नजर आएगा। पृथ्वी ने फिर भी कहा कि एक बार और सोच ले, तेरी इस उम्र में हड्डियां टूट जाएं तो आसानी से नहीं जुड़ेगी। इस पर ब्रह्म ने हंसकर कहा कि पृथ्वी, डर लग रहा है तो मेरे पैर पकड़ ले और खुद को सबसे बड़ा पहलवान कहलवाना बंद कर दे। अगर तू ऐसा करता है तो मैं यहां से अभी बिना कुश्ती किए चला जाऊंगा। इस पर पृथ्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सोचा, इसको अब ऐसा सबक सिखाकर भेजूंगा कि पूरा गांव हमेशा याद रखेगा। पृथ्वी ने ब्रह्म से कहा कि ठीक है, हम कुश्ती करेंगे, और ये कहकर पृथ्वी उसको उसकी खाली मैदान में थोड़ा आगे अपने अखाड़े में ले गया, जहां जाकर दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। पहले तो पृथ्वी ने ब्रह्म को पकड़कर पटकने का सोचा, मगर ब्रह्म पृथ्वी की पकड़ से बार बार छूट जाता। ऐसे ही काफी समय तक चलता रहा और आधे से ज्यादा समय इसमें ही निकल गया। ब्रह्म बार बार पृथ्वी की पकड़ से निकलता जा रहा था और पृथ्वी की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। ऐसा काफी देर चलने के बाद इस बार ब्रह्म ने पृथ्वी को पकड़ लिया और जोर से पटक दिया। पृथ्वी की मानो जैसे जान ही निकल गई हो। इतने में मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। सुबह हो गई थी। ब्रह्म ने कहा कि पहलवान, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरे काम पर जाने का समय हो गया है। तू आज रात तैयार रहियो, इस कुश्ती को आज रात आगे बढ़ाएंगे। इतना कहकर ब्रह्म वहां से चला गया और पृथ्वी भी उठकर नहाने धोने चला गया। मगर पृथ्वी के शरीर में काफी दर्द था। पृथ्वी ने पूरे दिन अच्छे से खाया पिया और बस आराम किया। पृथ्वी ने अपनी रात की बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसको डर था कि कहीं कोई उसको कमजोर न समझ ले और उसके नाम पर कोई आंच न आ जाए। गांव में रात को 7-8 बजे तक लोग सो जाया करते थे, तो पृथ्वी भी बाहर घेर में आकर सो गया। मगर वो जानता था कि ब्रह्म रात को आएगा जरूर, और आज उसको ऐसी धोबी पछाड़ मारूंगा कि वो यहां से भाग जाएगा और कभी मुड़कर नहीं आएगा। इतना सोचकर पृथ्वी सो गया। उसकी सोच के हिसाब से ही ब्रह्म रात 1 बजे के आसपास आया और उसकी खाट के पास आकर उसको ललकारने लगा। ब्रह्म ने कहा कि पहलवान, उठ जा, देख मैं अपने वादे के हिसाब से आ गया हूं, चल वो कल वाला खेल निपटा लेते हैं। ये सुनकर पृथ्वी की आंखों से नींद जाती रही और अब वो उठकर कल के अपमान का बदला लेना चाहता था। तो दोनों अखाड़े में जा पहुंचे। पृथ्वी ने अखाड़े में पानी का छिड़काव किया तो अब दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। शुरू से ही ब्रह्म बार बार पृथ्वी को पटकता रहा। जब जी चाहता पृथ्वी को उठा लेटा और पटक देता। ब्रह्म पृथ्वी की पकड़ में या तो आता नहीं, अगर पकड़ में आ भी जाए तो चित करने से पहले वो मछली जैसे फिसल कर उसकी पकड़ से निकल जाता। ऐसा ही काफी देर चलता रहा। पृथ्वी की हालत काफी खराब लग रही थी। वो मुश्किल से ही उठ पा रहा था। उधर ब्रह्म ऐसा लग रहा था मानो अभी एकदम तरोताजा है। पृथ्वी को बस एक बार पटका जाना था और उसकी हार निश्चित थी। मगर फिर से पास के मंदिर में आरती होने और घंटियां बजने की आवाजें आने लगीं और ब्रह्म वहां से पृथ्वी को छोड़कर जाने लगा और जाते हुए बोला कि पृथ्वी, आज रात मैं फिर से आखिरी बार आऊंगा और इस मुकाबले का फैसला आज रात को ही होकर रहेगा, चाहे तू जीते या मैं जीत जाऊं।
इतना कहकर वो वहां से निकल गया और पृथ्वी उठकर घर वालों से छुपता हुआ घर के एक कमरे में जाकर लेट गया। पृथ्वी का पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ था, लेकिन उसका मन उससे भी ज्यादा चोटिल था, क्योंकि पृथ्वी को खुद की ताकत और शैली पर जितना यकीन और मान था, उसके इन 2 रातों में हजारों टुकड़े हो चुके थे, जिसको वो समेटने की असफल कोशिश किए जा रहा था। दोपहर हुई, पृथ्वी ने खुद को संभाला और गांव के बूढ़े वैद्य के पास जाकर शरीर दर्द की दवाई देने को कहा। वैद्य ने कहा कि पृथ्वी, पहले मुझे अपने घाव तो दिखाओ, तभी मैं तुम्हारी दवाई बनाकर दे पाऊंगा। पृथ्वी ने ओढ़े हुए कंबल को हटाकर अपने शरीर पर लगे सभी घाव वैद्य को दिखाए तो बूढ़ा वैद्य हैरान होकर बोला, पृथ्वी, तुझे कितने लोगों ने मारा है? तू हमारे जिले का सबसे बड़ा पहलवान है। मैं तुझे एकदम ठीक कर दूंगा, मगर पहले बता, ये सब हुआ कैसे? पृथ्वी ने दोनों रातों की सारी बात बूढ़े वैद्य को बताई। पृथ्वी ने दोनों रातों की सारी बात बूढ़े वैद्य को बताई। वैद्य ने भी अपने जीवन के 80 साल इसी गांव में अनुभव कमाते हुए गुजारे थे और उनको औषधि की जानकारी के साथ तंत्र मंत्र का भी ज्ञान था। इसलिए बूढ़े वैद्य को सारा मजरा समझते देर न लगी और उसने घाव के लिए लेप तो दिया ही, साथ में ब्रह्म का सामना करने की तरकीब भी बताई और आटा छानने वाली एक छन्नी भी पृथ्वी को दी। पृथ्वी सब समझ चुका था और बूढ़े वैद्य से मिलकर पृथ्वी की हिम्मत भी बढ़ी थी। अब पृथ्वी घर आकर अपने घाव पर लेप लगाता है और रात का इंतजार करता है। फिर वही 1 बजे के आसपास ब्रह्म की आवाज आती है, पृथ्वी उठ जा, आ, इस 2 रातों से चल रही कुश्ती का अंत करते हैं। आज तेरी पहलवानी की भी आखिरी रात होगी। पृथ्वी तो सोया ही नहीं था, क्योंकि उसको तो रात का ही इंतजार था। तो वो मुस्कुराते हुए खाट से उठा और बोला कि हां, आज इस कुश्ती की आखिरी रात ही होगी, कल से हम नहीं मिलेंगे। इतना कहकर पृथ्वी और ब्रह्म अखाड़े की ओर चल दिए। ब्रह्म अखाड़े के बीच खड़ा होकर बोला, आजा पृथ्वी, पहले तू लगा ले जितना जोर तुझ में बचा है, फिर मैं तुझे मौका नहीं दूंगा। पृथ्वी ने कहा, यार, आज हम लड़ने से पहले अखाड़े में थोड़ा पानी का छिड़काव कर लेते हैं, फिर कुश्ती शुरू करेंगे, क्योंकि लड़ते समय धूल बहुत उड़ती है। ब्रह्म, तू ये बर्तन ले और सामने वाले पोखर से पानी लेकर आजा, आरी का दीजिए, फिर हम कुश्ती शुरू करेंगे। इतना कहकर पृथ्वी ने वो मंत्र पर ही छन्नी कागज के लिफाफे से निकालकर जल्दी से ब्रह्म के हाथ में दे दी। ब्रह्म समझ तो गया कि छन्नी में पानी नहीं भरा जाएगा, मगर उसको पता था कि मैं फिर भी पानी भरकर आज ले आऊंगा और इससे कुश्ती करके आज इसको मारकर ही जाऊंगा। ब्रह्म पोखर की तरफ गया और पानी भरने की कोशिश करने लगा, मगर पानी भर ही नहीं रहा था। ब्रह्म को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी छन्नी में आ क्यों नहीं रहा है। ब्रह्म ने अपनी पूरी शैतानी शक्ति लगा दी, मगर छन्नी में पानी नहीं भर सका। जैसे ही पोखर में पानी लेने के लिए छन्नी डालकर निकालता, वो खाली ही निकलती। वो मंत्र पढ़ी छन्नी थी और ब्रह्म ने उसको हाथ में लेकर कहा था कि मैं पानी लेकर आऊंगा। न तो उस छन्नी में पानी भर सकता था और न ही ब्रह्म बिना पानी लाए कुश्ती कर सकता था, क्योंकि मंत्र वाली छन्नी लेकर उसने पानी लाने की बात कही थी। पानी भरने की कोशिश करते हुए सुबह हो जाती है। न ब्रह्म पानी ला पाता है और न वो कुश्ती करके पृथ्वी की जान ही ले पाता है। ब्रह्म सुबह होते ही अदृश्य हो जाता है और पृथ्वी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद पृथ्वी बूढ़े वैद्य के पास जाकर रात की सारी बातें बता देता है और उनके पैर छूकर उनको अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। पृथ्वी वैद्य से कहता है कि वैद्य बाबा, ये तो बताओ, वो बला आखिर थी क्या, और वो रात को लौटकर क्यों नहीं आया? वैद्य बाबा बताते हैं कि वो एक छलावा था जो 2 रातों से तुम्हारे साथ खेल रहा था। उसका पूरा खेल 3 रातों का था और वो तुम्हें धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। कल की रात अगर तू वो छन्नी उसको नहीं देता तो तेरी मौत निश्चित थी। वो छन्नी मैंने मंत्र पढ़कर तुझे दी थी, जिसकी वजह से उसको छूते ही वो उसके साथ बंध गया
और पानी लाने को मजबूर हो गया। कोई सामान्य छन्नी होती तो वो उसमें आसानी से पानी भर लाता और उसके बाद अपने खेल का अंत तुझे मारकर कर देता। मगर तेरी किस्मत ने तुझे मेरे पास भेजकर बचा लिया। तो ये थी छलावे के खेल की दो कहानियां। छलावा एकदम से इंसान को नहीं मारता, वो तो पहले अपना खेल रचकर उसमें इंसान को फंसाकर पहले इंसान के साथ खेलता है। फिर जब इंसान वो खेल समझने लगता है या वो खेल पूरा हो जाता है, उसके बाद वो इंसान को मार देता है।